आज हम लोग संख्या पद्धति सीखेंगे। संख्या पद्धति की शुरुआत करेंगे प्राकृतिक संख्या से। इसका परिभाषा देखिए लिखा हुआ है, एक बार पढ़ते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृत संख्या या गणन संख्या कहते हैं। इसे आप लोग गिनती भी बोलते हैं या उसे गणन संख्या भी कहते हैं। इसे हम लोग n से प्रकट करते हैं। प्राकृतिक संख्या को इसे हम n से, कैपिटल N से प्रकट करते हैं या फिर दिखाते हैं, प्रकट करते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन है? तो प्राकृतिक संख्या को n से दिखाएंगे। n आपका हो जाएगा 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 और ऐसे ही हम लोग गिनती करेंगे। जहाँ तक गिनती कर सकते हैं वो सभी प्राकृतिक संख्या है। तो कहाँ तक गिनती कर सकते हैं? अनंत तक कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्या अनंत तक होता है। अनंत को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, अनंत तक। तो नोटेशन में हम लोग अनंत को इस तरीके से लिखा करेंगे, उल्टा 8 के जैसा। तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या जैसे 1 2 3 से लेकर अनंत तक होता है। इसका शुरुआत में अगर हम लोग 0 लगा दे, शून्य लगा दे, तो जो संख्याएँ बनेगा उसी को हम लोग पूर्ण संख्याएँ कहेंगे। तो इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं। इसका परिभाषा इस तरीके से होगा, प्राकृत संख्याओं में शून्य को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम लोग अंग्रेजी के अक्षर W से प्रकट करते हैं। तो W लिखा रहेगा मतलब होल नंबर। होल नंबर को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। अब पूर्ण संख्या इस प्रकार है, W से प्रकट करते हैं। तो W में कौन कौन संख्या आएगा? तो ये प्राकृतिक संख्या होता है 1 2 3 4 से लेके अनंत तक। इसमें सिर्फ 0 लगा देना है, शून्य लगा देना है। तो शून्य लगाने के साथ ही ये होल नंबर यानी पूर्ण संख्या बन जाएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम संख्याएँ क्या होती हैं। तो सम संख्याएँ वो संख्याएँ हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती हैं। इसका परिभाषा लिख लेते हैं। वे प्राकृत संख्याएँ जो 2 से पूर्णतः अर्थात पूरा विभाजित होती है, उन्हें सम संख्याएँ कहते हैं। उन्हें सम संख्याएँ कहते हैं। ठीक है, इसे अंग्रेजी के अक्षर E से प्रकट करते हैं। E से प्रकट करते हैं। तो वह संख्याएं जो 2 से भाग जाती है कौन कौन है? तो 2 4 6 8 10 और इसी प्रकार से बहुत सारे संख्याएं हैं, अनंत तक संख्या हैं। इसमें हम लोग कुछ नोट भी देखेंगे। यदि
m कोई प्राकृतिक संख्या है तब सम संख्या बराबर 2m होगा। तो किसी भी संख्या के गुना में 2 लिखा हुआ है अर्थात तो वो सम संख्या है, और इसे अच्छे से याद रखेंगे, ये बहुत काम देता है, ये आपको हमेशा ही काम देगा, इसलिए इसको याद रखना है। तो जिस संख्या के गुना में 2 लिखा हुआ होगा वो सभी संख्याएं सम संख्याएं होंगी। यहाँ पे एक बात का और ध्यान देंगे, 0 सम संख्या नहीं है, याद रखेंगे 0 सम संख्या नहीं है। 0 को नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे विषम संख्याएं। तो वो संख्याएं जो 2 से, परिभाषा लिख लेते हैं पहले, वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः अर्थात पूरा पूरा विभाजित नहीं होती है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। इसे ओ से प्रकट करते हैं। तो विषम संख्या कौन कौन है? 1, 3, 5, 7, 9 और इस प्रकार से अनंत तक बहुत सारे विषम संख्याएं है। यहाँ पे फिर से हम लोग थोड़ा सा नोट देख लेते हैं। यदि m कोई प्राकृत संख्या है तब विषम संख्या को इस प्रकार लिखेंगे, विषम संख्या बराबर 2m + 1, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2m - 1, ठीक है। दोनों तरीके से विषम संख्या दिखा सकते हैं। यहाँ से क्या पता चला, ये 2m सम संख्या है, जब भी सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो वो विषम संख्या हो जाएगा, या फिर कोई भी सम संख्या में 1 घटाएंगे तो वो विषम संख्या हो जाएगा। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे 5 एक विषम संख्या है, सम संख्या एग्जांपल में ले लेते हैं। जैसे 6 एक विषम संख्या है, अगर इसमें 1 जोड़ेंगे और इसमें 1 घटाएंगे, 1 जोड़ते और 1 घटाते तो क्या होगा, 6 में 1 जोड़ने से 7 और 6 में 1 घटाने से 5। तो ये सम संख्या था, 1 जोड़ने पे विषम बना और 1 घटाने पे विषम बना। तो जब भी सम संख्या में 1 जोड़ा जाए या 1 घटाया जाए तो वो विषम हो जाता है। और सम संख्या को लिखने का तरीका है 2m, और विषम संख्या को लिखने का तरीका 2m + 1 या फिर 2m - 1। ये इम्पोर्टेंट नोट है, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। ये याद रखना है, ठीक है। 0 फिर से विषम संख्या नहीं है, ये भी याद रखना है। 0 विषम संख्या नहीं है। 0 विषम संख्या नहीं है। 0 ना तो सम संख्या होता है, ना ही विषम संख्या। अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्याएं क्या होती है। अभाज्य संख्या को हम लोग
प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो वे संख्याएं, इसका परिभाषा है वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभक्त नहीं होती है, उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ये वेरी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन होता है? तो जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और इस प्रकार। कम से कम इतना ज़रूर याद रखेंगे। अभाज्य संख्या कौन कौन है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। अब इसमें से बीच में जो संख्या हट गया, ये क्यों हटा है? जैसे ये सारे संख्याएं हैं, इसमें से सभी संख्या भाज्य संख्या नहीं होती हैं। एक सिर्फ सिंगल संख्या जो खुद से भाग जाता है और एक से जाता है, तो एक ही संख्या 2 बार हो रहा है, तो इसको हम लोग अभाज्य संख्या में गिनती नहीं करेंगे, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब दो या तो 1 से भाग जाएगा या 2 से भाग जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। 3 या तो 1 से भाग जाएगा या 3 से भाग जाएगा, तो ये भाज्य संख्या है। 4 1 से भी भाग जाएगा, देख लीजिए, तो 1 चौके 4, 4 बार में भाग चला गया। 4 से भी भाग जाएगा, एक बार में 4 एका 4 भाग चला गया। लेकिन ना 4 2 से भी भाग चला जाएगा, तो 2 दूना 4। तो यहाँ पे एक संख्या हम लोग को एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये एक्स्ट्रा वाला संख्या नहीं मिलना चाहिए। या तो स्वयं से भाग जाना चाहिए या फिर 1 से भाग जाना चाहिए। तो स्वयं से भाग जाए या 1 से भाग जाए, इसके अतिरिक्त कोई संख्या और मिल जाता है, जैसे यहाँ पे हम लोग को मिला 2, तो फिर उसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 5 1 से ही भाग जाएगा और स्वयं से भाग जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या है। 6 आपका 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी भाग चला जाएगा, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 7 अभाज्य संख्या है। 8 आपका 2 से भी भाग जाएगा, 4 से भी भाग जाएगा, तो ये नहीं है। 9 को आपको 3 भी भाग लगा देगा, तो एक संख्या हम लोग को अलग से मिल रहा है, तो ये भी नहीं है। 10 आपका 2 से भी भाग जाएगा, नहीं है। 11 सिर्फ 1 से या स्वयं से भाग जाएगा। 12 2 से भी भाग चला जाएगा। 12 2 से भी भाग चला जाएगा, 3 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा, तो यह अभाज्य संख्या नहीं है। 13 1 से जाएगा और सिर्फ 13 से ही जाएगा, मतलब स्वयं से जाएगा। 14 7 से भाग चला जाएगा, 2 से भी भाग चला जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। 15 भी नहीं है, 3 से भी भाग जाएगा, 5 से भी जाएगा, ये भी नहीं है। 17 है, 18 भी नहीं होगा, 19 है, 20 भी नहीं होगा। इस प्रकार आप लोग किसी भी संख्या को चेक कर सकते हैं वो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो जो 1 से भाग जाए और स्वयं से भाग जाए, जैसे 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है, 7 है, फिर 11 है, 13 है, ठीक है, उसके बाद 17 है, फिर 19 है। इस प्रकार आगे का भी संख्या हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सभी अभाज्य संख्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो वे संख्याएं जो
स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 4 है, 4 1 से भी भाग चला गया, 4 से भी भाग चला गया और 2 से भी भाग चला गया। तो 1 से गया, स्वयं से गया और इसके अलावा अतिरिक्त एक संख्या है 2, उससे भी भाग चला गया। तो 4 जैसे में लिख लेंगे, जैसे 4 भाज्य संख्या है, 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12, इस प्रकार से बहुत सारा संख्याएं हैं। मतलब क्या, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे नोट है, ये स्पेशल केस है, इसको याद रखिएगा। एक ना तो भाज्य संख्या है, ठीक है, और ना ही अभाज्य संख्या है। तो जो स्पेशल पॉइंट होगा उसको ऐसे करके हाईलाइट करके रखिएगा। कॉपी में आप लोग उतार रहे हैं तो वो ना जल्दी दिखेगा और वो याद रहेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे सअभाज्य संख्याएं। पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ कॉमन इसी को बोलते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, गुणनखंड, या फिर इसको मसा भी बोलते हैं, मसा, एचसीएफ ना हो, या फिर बोलेंगे तो एक हो, तो उन्हें या फिर वे एक साथ सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 4 और 9, ठीक है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि दोनों संख्या अभाज्य होगा। दोनों में से ना कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों को डिवाइड कर दे। जैसे 2 तो 4 को भाग करेगा लेकिन 9 को नहीं कर सकता है, जैसे 3 9 को भाग करेगा लेकिन 4 को नहीं कर सकता है। तो ये एक युग्म है, इस युग्म को ही बोलेंगे सअभाज्य संख्या। इसका इस्तेमाल बहुत होता है क्लास 10 में, जब हम लोग सिद्ध करते हैं परिमेय संख्या। जैसे √2 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है, तब वहाँ पे सअभाज्य संख्याएं मानकर ही हम लोग उसको प्रूव कर पाते हैं। तो उस दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 होगा, ये 3 भी हो सकता है, या कोई बड़ा नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस उसके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे 12 और 25 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब क्या, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है एक के अतिरिक्त जो इन दोनों को भाग कर दे, तो ये सअभाज्य संख्या हो गया। जैसे 3 भी हो सकता है, 8 9 और 12, इन तीनों में से कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो तीनों को भाग कर दे। 2 इसको भाग करेगा, 12 को भी भाग करेगा,
3 12 को भाग करेगा, 9 को भाग करेगा, 8 को नहीं कर पाया, तो तीनों को करना चाहिए। ठीक है, अगर तीनों को कोई ऐसा नंबर भाग कर दे तो वो सहभाज्य नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं मिलता है जो तीनों को भाग कर पाए, या दो संख्या है तो 2 को भाग कर पाए, तो वह सहभाज्य संख्या होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे युग्म अभाज्य संख्याएं। पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर दो हो, उन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या कौन कौन है? तो अभाज्य संख्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इस प्रकार से बहुत सारा है। तो इन अभाज्य संख्या में से वो दो अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, तो देखिए इन दोनों अभाज्य संख्या के बीच का अंतर 2 है, तो 3 और 5 कैसा संख्या हो गया? युग्म अभाज्य संख्या हो गया। युग्म अभाज्य संख्या हो गया। जैसे 11 और 13 के बीच का अंतर कितना है? 2 है, तो ये भी कैसा संख्या हो गया? युग्म अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे पूर्णांक। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका पहले परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद इसको डिटेल से देखेंगे। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य, एवं ऋणात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या वह संख्या होता है जिसके पहले माइनस का चिन्ह या घटाव का चिन्ह लिखा हुआ रहता है, को मिलाने पर जो संख्याएं प्राप्त होती है, उन्हें पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। इसे अंग्रेजी के अक्षर Z या फिर I से प्रकट करते हैं या फिर सूचित करते हैं। तो Z क्या होगा? तो Z होगा, देखिए 0 लेना है, फिर प्राकृतिक संख्या लेना है, और कहाँ तक होता है? तो अनंत तक होगा, और इसमें ऋणात्मक संख्या लेना है अनंत तक। तो कोई भी संख्या चाहे वो प्लस में हो या माइनस में हो और साथ में 0 लगा देंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगा? पूर्णांक। अब पूर्णांक को भी हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं। एक, चलिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, इसको हम लोग परिभाषा नहीं लिख रहे हैं, बस जो प्लस वाला संख्या है उसको लेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। इसको Z प्लस से या फिर I प्लस से लिखा करेंगे। प्लस है मतलब क्या? सिर्फ प्लस प्लस को लेना है, तो प्लस वाला संख्या, या फिर इसको बोलेंगे ये प्राकृतिक संख्या ही है। और इसको हम लोग एक तरीके से लिखते हैं ऋणात्मक। इसका एक प्रकार और है ऋणात्मक पूर्णांक। तो ऋणात्मक पूर्णांक इसको बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, इसको Z माइनस
या फिर i माइनस से दिखाते हैं। तो माइनस वाले सारे संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। अब यहाँ पे एक बात ये याद रखना है नोट में, शून्य जो है, शून्य ना तो धनात्मक होता है, धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक है। यानी जीरो का कोई भी साइन डिसाइडेड नहीं है, जीरो को प्लस में भी नहीं लेना है और उसको माइनस में भी नहीं लेना है, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या। पहले इसका परिभाषा लिखेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P by Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, जहां P तथा Q पूर्णांक है एवं Q शून्य नहीं है, तो उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3/4 P by Q में लिखे, यहाँ पे P का मान 3 है, Q का मान 4 है और नीचे 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। 3 और 4 एक पूर्णांक है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं -2/6, जैसे लिख सकते हैं -10। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। पहले परिभाषा देखेंगे, तो वे संख्याएं जिन्हें P by Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है एवं Q शून्य के बराबर नहीं है, तो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2, √15, √3, 5 का पावर 1/3, जैसे पाई। ये बहुत सारे संख्या या परिमेय संख्या है। इसका एग्जाम्पल भी और हो सकता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अपरिमेय संख्या के लिए एक वीडियो अलग से बना के डाला जाएगा, उसमें इसको बहुत डीप से डिटेल करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या है। पहले इसका परिभाषा देख लेते हैं। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं।
जितना भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सबको मिला देंगे तो वो वास्तविक संख्या कहलाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखे ये परिमेय संख्या, तो जितना संख्या है प्लस अपरिमेय संख्या, ये जितना संख्या सबको एक साथ मिलाएंगे, कुछ भी संख्या लिखेंगे ना जो एग्जिस्ट करता है सब वास्तविक संख्या है। ठीक है, देखिए ये संख्या रेखा है, ये भी सीख लेते हैं आखिरी में। 1 2 3 4 और इस तरीके से अनंत तक होगा। इस तरफ भी माइनस में संख्या और अनंत तक होगा। और देखिए इसके बीच में भी बहुत सारा संख्या है। ठीक है, फिर इसके बीच में देखेंगे तो फिर से बहुत सारा संख्या होगा। तो 0 और 1 के बीच में ना अनंत संख्या, और जितना संख्या है सब वास्तविक संख्या है। इसके बीच में देखिए ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है। पूर्णांक के बीच में परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। तो पूर्णांक, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अनंत होगा बस 0 और 1 के बीच में ही। और ये सारे संख्याएं रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं।